अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। बच्चों, जो आपकी सेकंड ईयर की बुक है इसको दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो फर्स्ट पोर्शन है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक चलता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 14 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर 15 में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को इंक्लूड किया गया है और चैप्टर नंबर जो 16 है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 यानी कि इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। तो इट्स मीन कि इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे वो इंक्लूड होंगे। तो इसलिए आपने इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से सीखना है। ठीक है, पढ़ना नहीं है, सीखना है। तो यही कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको आप थ्रू आउट केमिस्ट्री समझने के लिए यूज़ करते हो। तो जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें ये कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री को बनाया। तो हम चलते हैं हिस्ट्री में। बच्चों, आज के टाइम में 118 नॉन एलिमेंट्स हैं जिनको एक पीरियोडिक टेबल के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट किया गया है। ठीक है, और उस पीरियोडिक टेबल को हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट्स को देखते हैं ना, तो हम उसका बता सकते हैं कि ये मेटल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ठीक है, इसका साइज़ क्या होगा। तो ये आज के टाइम में हमें बिल्कुल पता है। ठीक है, लेकिन हमने जाना है हिस्ट्री में ये सारा कुछ कैसे बना। तो 18th सेंचुरी की बात करें, ठीक है, तो स्टार्ट में क्या था, एलिमेंट्स ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। अब जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो हमें पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, क्योंकि बच्चों ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए थे। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट्स की इतनी प्रॉपर्टीज़ थी कि आप उन पे एक बुक लिख सकते थे। मिसाल के तौर पे मुझे किसी दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना था, जैसे मुझे सोडियम और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना था, तो हम क्या करते थे, सोडियम वाली बुक को अलग से उठा के लाते थे, फ्लोरीन वाली बुक को अलग से उठा के लाते थे, फिर दोनों को इकट्ठा पढ़ते थे। ठीक है ना, तो फिर हमें पता चलता था कि जो सोडियम होती है ये मेटल होती है और जो ये है ये फ्लोरीन वो नॉन मेटल है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा टाइम का भी एक तो ज़्यादा होता था, दूसरा स्टडी बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही थी। तो यहाँ से इनिशिएटिव जो था वो स्टार्ट हुआ। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसा तरीका, एक ऐसा पीरियोडिक टेबल बना लें जिससे हमारा एक तो टाइम बचे, दूसरा हमें बहुत ज़्यादा स्टडी ना करनी पड़े, बल्कि हमें एलिमेंट को देखें और बता दें कि इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो इस फील्ड में जो सबसे फर्स्ट काम स्टार्ट किया, जो कि आपकी बुक में दिया गया है, वो है अल राज़ी का। बच्चों, ठीक है, अल राज़ी भाई साहब ने क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट्स को फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन्होंने एलिमेंट्स को, ठीक है, क्लासीफाई किया, अरेंज किया इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं, इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एक मेटल्स हैं और दूसरे नॉन मेटल्स हैं। एक क्या है, मेटल्स, और दूसरे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल्स हार्ड होती हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती हैं। इसी तरह मेटल्स जो हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, ठीक है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों हालतों में पाई जाती हैं। तो इस तरह से इसने क्लासिफिकेशन अपनी की। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनके सेंटर में मेटलाइड्स आ गए। अब मेटलाइड जब आए तो इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ा। तो इतना काम था अल राज़ी भाई का। दूसरा जो काम इस फील्ड में किया वो था डोबरनियर का, डोबरिनर। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा कि मैं ट्राइड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, ट्राइड्स। ये ट्राइड्स का मतलब होता है बच्चों ग्रुप ऑफ 3। अब ग्रुप ऑफ 3 का क्या मतलब है, इन्होंने कहा, यानी कि इन्होंने ट्राइड्स बनाए। ट्राइड्स का मतलब था कि हम एलिमेंट्स को जो होगा वो 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप बना देंगे, 3 एलिमेंट्स का। मसलन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट y है, तीसरा एलिमेंट z है। तो इसने कहा कि आप क्या करो, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाओ।
जब आप ये ग्रुप बना लोगे तो क्या होगा कि जो फर्स्ट है और जो थर्ड है इसके एटॉमिक मास की जो एवरेज होगी, जो मीन होगा, वो तीसरे एलिमेंट की जो कि सेंटर वाला होगा उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। अब फ़र्ज़ करें कि जो x है इसका एटॉमिक मास जो है वो 10 है, ठीक है, और z जो है इसका एटॉमिक मास जो है वो 20 है, ठीक है। अब मीन कैसे लेते हैं? सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो हमारे पास दो नंबर हैं, दोनों का सम करेंगे, ठीक है, 10 जमा 20, और टोटल नंबर कितने हैं? 2, तो 2 पे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 30/2, आंसर आएगा 15। तो इस तरह से इन्होंने कहा, ठीक है, इधर नहीं लिखना था, सॉरी, इसको इधर लिखो, कि जो सेंटर वाला आपका एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की एवरेज के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं एलिमेंट्स पे। तो मेरे पास बच्चों लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है, इसका 23 है। अब हम इन दोनों की एवरेज लेंगे, देखेंगे कि एटॉमिक मास इसके एटॉमिक मास की इक्वल है या नहीं। तो ये 7 + 39 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 56/2 आंसर आएगा 23। तो ये बिल्कुल क्या है? इक्वल है, ठीक है। एक तो ये ट्राइड बनाया इन्होंने। दूसरा ट्राइड हम बात कर ले तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। जो क्लोरीन होता है ये होता है 35.5 और जो ब्रोमीन होता है वो होता है 80 और ये होता है 1 to 7। अब आपने फर्स्ट और थर्ड का एवरेज लेना है एटॉमिक मासेस का, तो हम एवरेज लेंगे 35.5 + 1 to 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। तो आंसर आएगा 24 2 1 बार 2, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे 81.2 है और यहाँ पे 80 है। तो अब इसने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल इक्वल होगा, इसने बोला था कि दोनों का जो एवरेज होगा ना, एटॉमिक मास की जो एवरेज होगी वो जो सेंटर वाला आपका एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है इक्वल आए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी आ सकता है। तो इस तरह से इसने कुछ ट्राइड बनाए, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स जो उस टाइम पे डिस्कवर थे उन सब के ट्राइड्स नहीं बना सका था। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ एक और, जैसे हमने फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनकी बात करनी हो कि इनका हमने ट्राइड्स बना लिया एक, ठीक है। तो फ्लोरीन का जो होता है वो 9 2 18 19 लगा लें आप, और ये है हमारे पास 35.5 उसी तरह से, और ये है 80। इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा 99 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आपके पास आ जाएगा इसका 2 4 8 2 9 18 और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, 49.5। और इसका एटॉमिक मास देखें तो क्या है? 35.5। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस तरह से ये भाई साहब भी क्या हुए? फेल हुए, रिजेक्ट हुए, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो उस टाइम पे डिस्कवर थे उनके ट्राइड्स बिल्कुल नहीं बना सका था। अब जो हमारे पास थर्ड साइंटिस्ट है जिसका नाम न्यूलैंड है, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया। इन्होंने क्या काम किया? दरअसल इन भाई साहब को ना म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था, ठीक है। न्यूलैंड को क्या था? म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, ठीक है। तो इसने क्या किया? अपने इस शौक़ को पॉजिटिवली यूज़ किया। कैसे यूज़ किया? इसने लॉ ऑफ ऑक्टिव दिया। अब लॉ ऑफ ऑक्टिव क्या था? इसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास की टर्म्स में अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में की टर्म्स में अरेंज करें, तो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हर पहले और 8th एलिमेंट की आपस में सिमिलर होंगी, ठीक है। एवरी 8th एलिमेंट हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू द फर्स्ट वन इफ़ वी अरेंज एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो अब इसने को हमने कहा है कि इसने ये बातें म्यूज़िक से ली। तो बच्चों हर जो म्यूज़िक होता है ना उसके 7 सुर होते हैं,
हर 7 सुर के बाद जो 8वां सुर होता है वो पहले सुर से मिलता जुलता होता है। अब ये भाई साहब तो इंग्लिश है, इंग्लिश के सुरों का मुझे नहीं पता, तो आपने अगर नुसरत को सुना हो तो वो कर रहा होता है सा रे गा मा पा दा नी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या बोलता है, सा, ऐसे ही बोलता है ना, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो अब हम इसको देखें तो ये है हमारे पास 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये आ गया 8। तो इसने कहा कि अगर फर्स्ट सुर जो है, इसने सोचा जो फर्स्ट सुर है वो 8वें सुर से मिल रहा है, तो अगर मैं क्या करूं, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की टर्म्स में अरेंज करना शुरू करूं, तो हर जो 8वां एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वन के साथ उसकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो सिमिलर होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम इसको अप्लाई करते हैं जो इसने सोचा, ठीक है, उसको अप्लाई करेंगे हम पीरियोडिक टेबल पे। तो सबसे पहले लिथियम रखो, इसके साथ बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र और यहाँ पे क्लोरीन। नीचे आ जाओ जी, यहाँ पे होता है हमारे पास पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है बच्चों। ये मैंने पीरियोडिक टेबल का कुछ हिस्सा लिखा है। अगर हम इसको फर्स्ट एलिमेंट मान लें तो फर्स्ट के बाद अगर हमने इनको अरेंज किया है एटॉमिक ऑर्डर के, बढ़ते हुए एटॉमिक ऑर्डर के लिहाज से, तो क्या होगा कि इस फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होंगी वो 8th एलिमेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होंगी। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और ये क्या है 8। तो 8th एलिमेंट हमारा ये बन रहा है ना, तो इसका मतलब कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, आपस में बिल्कुल सिमिलर होंगी। अब अगर इसको फर्स्ट एलिमेंट मानूँ मैं, तो ये सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, तो इट्स मीन कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। हम क्या करते हैं, हम इसको अपना फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, बोरोन को, तो फिर 8th एलिमेंट जो बोरोन के आगे गिन के आएगा वो उसकी प्रॉपर्टी उससे मिलती होंगी। तो कार्बन 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बोरोन और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मिलती होंगी। और आज के पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल ऐसा ही है, लिथियम के नीचे सोडियम है, इसके नीचे पोटेशियम है, इसके नीचे एल्युमिनियम है, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, सेम हो रही हैं। लेकिन अब हम यहाँ से इसके डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम निकालेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या हुई। बच्चों अगर हम यहाँ तक बात करें ना, जहाँ तक 20 एलिमेंट्स हैं, तो बात इसकी बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं। जब ये 21 वाला आ जाता है ना, स्कैंडियम, ठीक है, ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कभी भी एल्युमिनियम से नहीं मिलती होंगी, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम के नीचे आ रहा है। इसको 1 माने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में नहीं मिलती। इसी तरह अगर फास्फोरस की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वैंडियम से नहीं मिलती, ठीक है। तो क्योंकि ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये एस ब्लॉक है, तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, नहीं मिल रही। ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, क्योंकि इसके टाइम पे नोबल गैसेज जो थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी। अगर नोबल गैसेज डिस्कवर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे नियोन आएगा, ठीक है, नियोन आ गई, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। तो अगर हम बात करें अब, तो हमारा 8वां एलिमेंट कौन सा होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 7वां ये है तो 8वां ये होगा। तो लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम नियोन से मिल सकती हैं, कभी भी नहीं मिल सकती। ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, नोबल गैस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये नहीं है, ये बॉन्डिंग करता है, ये नहीं करता, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भाई साहब भी हो गए फेल। लेकिन उसका काम क्या था, बड़ा ही अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि इसने अपने जो उसका शौक़ था उसको पॉजिटिवली यूज़ किया, ठीक है ना। उसने क्या किया, म्यूज़िक के साथ सुनते सुनते पीरियोडिक टेबल तश्कील दे लिया, ठीक है। तो न्यूलैंड भाई साहब भी हमने फेल कर दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल की तरफ। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल का पता है आपको कौन है? हाँ जी, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं मेंडलीव को। मेंडलीव्स बच्चों, जिस तरह हमारे पास थे न्यूलैंड साहब, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टिव दिया था, इन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया, ठीक है। इनका पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, मैं पहले लॉ लिखता हूँ फिर हम उसको समझते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा द फिजिकल एंड
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उनका पीरियोडिक फंक्शन है, अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की टर्म्स में अरेंज करें। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें हुई हैं। ठीक है, एक तो है ये पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, और दूसरी है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले मैं आपको पीरियोडिक फंक्शन की बात बताता हूँ कि पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है। बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है ना वो एक ख़ास इंटरवल के बाद चेंज होंगी। ठीक है, हर 8th एलिमेंट की नहीं होगी, जिस तरह उन्होंने सारे गामा पादा वालों ने कहा था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो 8th एलिमेंट की फर्स्ट से सिमिलर होगी, हर यानी कि 7वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी। ठीक है ना, चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि हर एक ख़ास इंटरवल के बाद, हर ख़ास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी। ठीक है, और वो ख़ास इंटरवल कोई भी हो सकता है, 2 के बाद हो सकता है, 8 के बाद, फिर 8 के बाद हो सकता है, इस तरह 18, फिर 18 के बाद, और फिर 32 के बाद हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बड़ी अच्छी की थी। दूसरी बात, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब आप समझ लो कि एटॉमिक मास है। एक उसने प्रॉपर्टी जो थी फिजिकल, उसको एटॉमिक मास, ठीक है ना, एटॉमिक मास को उसने फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लिया। फिर वो क्या करने लगा, एलिमेंट्स को अरेंज करने लगा। अब इसने 1871 में ये काम किया था। ठीक है ना, सारा बताया था हमें पब्लिश करके, और इसने 63 जो एलिमेंट्स थे इनको अरेंज किया था। अब जो इसने पीरियोडिक टेबल बनाया, ये फर्स्ट टाइम इसने पीरियोडिक टेबल बनाया था। ठीक है ना, इससे पहले एलिमेंट्स को, इतने ज़्यादा एलिमेंट्स को, ठीक है ना, इतने अच्छे तरीके से किसी ने भी एक टेबल के अंदर नहीं बनाया था, लेकिन इसने बनाया। ठीक है ना, और इसने कहा कि जो मेरा पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं। इस तरह की जो लाइन होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो इसने बोला कि जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं उसको मैं बोलूँगा पीरियड्स। ठीक है, जो मेरी इस तरह की रोज़ होंगी मैं उनको पीरियड्स कहूँगा, और इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरह की 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ थी। और इसने कहा कि जो मेरे वर्टिकल लाइन होगी इस पे मैं, जो वर्टिकल कॉलम होगा इसको मैं ग्रुप मानूंगा, और मेरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप होंगे। ठीक है, तो इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें 7 पीरियड्स थे, 8 ग्रुप थे। ये पीरियड्स और जो ग्रुप का नाम है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है, तो वो इसी का चुराया गया है। ठीक है ना, इसी में इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। अब हमने बात की कि इसने एलिमेंट्स को पीरियोडिक फंक्शन के लिहाज से, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया। हमने बात की कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो थी वो क्या थी, एटॉमिक मास थी। अब मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे मेरा लिथियम है, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 7 है, तो इसके आगे बेरिलियम है, ठीक है, फिर बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, और इसके नीचे सोडियम है, फिर पोटेशियम है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो अगर हम इसको इस तरह से अरेंज करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि वाकई ही जो एटॉमिक मास है वो इस साइड को बढ़ रहा है। एटॉमिक मास जो है वो इस साइड को बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो एक ख़ास रेशो से नहीं बढ़ा, मतलब 7 के बाद 8 नहीं आ रहा। ठीक है ना, हो सकता है कि 9 आ जाए, या 9 भी ना आए, हो सकता है 11 आ जाए। ठीक है ना, इस तरह से था, इर्रेगुलरिटीज़ थी। और अगर इस साइड पे बात करें तो यहाँ पे उसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। इसने एलिमेंट्स जितने भी थे 63 इसके टाइम पे, उन सब के रिएक्शन करवाने शुरू कर दिए। सबसे पहले क्या काम उसने, दोबारा सुन लें, सबसे पहले उसने जो काम किया वो ये था कि उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो थे उन सब को फाइंड आउट किया, फिर जिसका पहले आ रहा था उसको रखा, जिसका उसके बाद बड़ा था उसको रखा, फिर उसके बाद जो बड़ा था उसको रखा। ठीक है ना, इस तरह से जब उसने अरेंज कर लिया सारा कुछ, फिर उसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना, सर्च करना शुरू किया। वो क्या थी कि इसने रिएक्शन करवाने शुरू किए। अब इसने रिएक्शन करवाए, इसने हर एलिमेंट्स के 2 कंपाउंड बनाए, एक तो हाइड्राइड बनाया, ठीक है, और दूसरे ऑक्साइड्स बनाए। अब हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स ही क्यों बनाए, क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है ना, ये मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिएक्शन कर लेती हैं। तो जब उसने लिथियम का ऑक्साइड बनाया, ठीक है ना,
लिथियम का ऑक्साइड बनाया तो उसने देखा कि इसका जो फार्मूला है वो आ रहा है Li2O। सोडियम का बनाया तो वो फार्मूला आया हमारे पास Na2O। पोटेशियम का बनाया तो वो आया K2O। अब इन तीनों के ऑक्साइड्स का फार्मूला ठीक है ना, बिल्कुल तीनों का एक जैसा है Li2O। अगर मैं इसको जनरल लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ X2O। ये X का मतलब क्या है, इनमें से कोई मेटल है, ठीक है, और O क्या है, ऑक्सीजन है। तो जनरली हम ये लिख सकते हैं। तो इट्स मीन के इसने सोचा कि जो मैंने रखा है वो बिल्कुल ठीक एलिमेंट्स रखे हैं, और जिनका ये फार्मूला नहीं आ रहा था वो उसको उठा के साइड पे कर देता, ठीक है। फिर उसने इस ग्रुप की बात की, उसका जब उसने ऑक्साइड बनाया तो उसे पता चला कि इसके ऑक्साइड का फार्मूला BeO आ रहा है, इसके ऑक्साइड का फार्मूला MgO आ रहा है, इसके ऑक्साइड का फार्मूला CaO आ रहा है। तो इस तरह से उसने इन सारे एलिमेंट्स को इस ग्रुप में अरेंज कर दिया। इसी तरह उसने सारे पीरियोडिक टेबल के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाए। तो जो जो सेम में आ रहे थे उसको क्या किया इसने, पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप के अंदर रखता गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके पीरियोडिक टेबल की मज़ीद तो हमें पता चलेगा कि इसने खाली जगह छोड़ी अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के नीचे इसने खाली जगह छोड़ दी। अब ये खाली जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि इसे पता था, ठीक है ना, इसको नेचर पे इतना भरोसा था, इसे पता था कि ये जो खाली जगह मैंने छोड़ी है ना, कुछ टाइम बाद एक एलिमेंट ऐसा डिस्कवर होगा जिसको हम यहाँ पे रखेंगे, और उस एलिमेंट के बारे में इसने सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था। और वाकई देखा गया जब बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसकी बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ वही थी जो मेंडलीव ने प्रेडिक्ट की थी, ठीक है। एक तो ये इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा था। दूसरा बच्चों हम बात करें कि इसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन हम इसका पीरियड टेबल देखें, 7 इसने पीरियड बनाए, 8 ग्रुप बनाए, तो टोटल 56 एलिमेंट्स आ सकते थे। बाकी एलिमेंट्स किधर जाएंगे। तो अब हम यहाँ से इसके जो हैं डीमेरिट्स वो स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव टेबल। ये था मेंडलीव का टेबल, ठीक है, जो बुक में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो मैंने बुक वाला ही बताया है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर और इस टेबल के अंदर। तो ये सारा साफ़ करते हैं और चलते हैं इम्प्रूवमेंट्स की तरफ। इम्प्रूवमेंट्स क्या हुई, इम्प्रूवमेंट्स ये हुई कि एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर आ गया बस, ठीक है, एटॉमिक नंबर आ गया। असल में ये कैसे आया, तो बच्चों 1911 के अंदर एक साइंटिस्ट था मोज़ले, इसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर कर लिया। यानी कि अगर हम बात करें कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो उसने 1871 में दिया था, तो 1871 से लेके 1911 तक उसका जो पीरियोडिक टेबल था वो सही माना गया, ठीक है, चलता रहा। फिर जो मोज़ले था ये एक्सरे पे स्टडी कर रहा था, तो इसने क्या किया, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड कर लिया। अब जब इसने एटॉमिक नंबर फाइंड किया फिर उसने उस पर सर्च की, तो इससे पता चला कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना किसी एलिमेंट की, वो उसका एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास। तो इसका मतलब अगर हम एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की टर्म्स में एलिमेंट को अरेंज करना शुरू करें, ठीक है, तो क्या होगा, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो इसने क्या किया, उसी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स की, ठीक है। वो पीरियोडिक टेबल ठीक था काफ़ी हद तक, लेकिन उसमें एक गलती क्या थी कि उसके एटॉमिक मास की टर्म्स में अरेंज किया था, तो इसने उसको एटॉमिक नंबर में किया। ये अकेला नहीं था, इसके साथ रदरफोर्ड था, ठीक है, दोनों ने मिलकर किया था। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो मेंडलीव का काम किया उसने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और इसके साथ हमारे पास जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन सारे एलिमेंट्स को ना बच्चों एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया था, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये वाले ये एस ब्लॉक हैं, एलिमेंट हैं, ठीक है, और ये क्या हैं, ये डी ब्लॉक थे, ठीक है। तो ये दोनों एक ही ग्रुप में रखना बिल्कुल गलत था, तो इनकी पोजीशन को सेट किया। इसी तरह इसने आइसोटोप्स की जो पोजीशन थी, ठीक है, उसको नहीं बताया था कि वो कैसे होंगे। तो इस तरह से इसके जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर किया गया, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो कि जिसको हम मोज़ले
पीरियोडिक टेबल बोलते हैं वो वजूद में आया, ठीक है ना। लेकिन वो सारा कुछ क्या था, इसी मेंडलीव का किया धरा था, ठीक है ना। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर एक और चेंज की गई, ठीक है, क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है, 8 ग्रुप थे। तो अगर हम बात करें 7 पीरियड और 8 ग्रुप की, तो इट्स मीन कि उसमें 56 एलिमेंट्स आ सकते थे, लेकिन उस टाइम तो एलिमेंट 63 थे, बाकी एलिमेंट्स किधर किए उसने, ठीक है। तो उसका आंसर देगा आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसने क्या किया कि एक जो ग्रुप था, ठीक है ना, एक जो ग्रुप था उसको फर्दर सब डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, फर्दर सब डिवाइड किया उसने ग्रुप ए, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। जो सब ग्रुप ए था यहाँ पे उसने रखे नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है, और जो सब ग्रुप बी था यहाँ पे उसने रखे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं एस और पी ब्लॉक वाले, जो ट्रांजिशन होते हैं ये होते हैं डी ब्लॉक वाले, और एक होते हैं इनर ट्रांजिशन जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों बोलते हैं बच्चों, इसको समझने के लिए ये देखो ज़रा, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। ये आपका डी ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, ये था एस ब्लॉक। मैंने ऊपर हाइड्रोजन ही लिखा, यहाँ पे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन आ रहे हैं, ठीक है। चलो इतने ही आ रहे हैं। इधर बोरोन के नीचे एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे क्या होता है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। इस तरह से पीरियोडिक टेबल है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, अब ये बात देखें ज़रा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इसलिए बोलते हैं बच्चों कि ये हमारा एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाते हुए प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ का ट्रांजिशन होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इनके साइज़ बड़े हैं, इनका साइज़ छोटा है, ठीक है। ये मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, ये लिक्विड, सॉलिड्स और गैस तीनों हालतों में मिलते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ का क्या है, ट्रांजिशन हो रहा था, तो इसलिए हम डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये तो थी कि आपने इसमें मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। आप डी ट्रांजिशन बोलने की वजह असल में होती है डी ट्रांजिशन इनमें पॉसिबल होती है, वो हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। और लास्ट इसका जो इम्प्रूवमेंट किया गया वो ये था कि जो नोबल गैसेस थी वो मेंडलीव के टाइम में डिस्कवर नहीं हुई थी, बाद में हुई थी, ठीक है। तो उनको ज़ीरो ग्रुप में रखा गया, ठीक है, जो कि हमारे पास हैं, इनको ज़ीरो ग्रुप बोलते हैं, जिनका नाम है यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ठीक है। जब ये डिस्कवर हुई तो उनको भी वहाँ पे रखा गया। मोज़ले के टाइम में ये सारा कुछ हो गया था, यानी कि इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी आसान हुई, क्योंकि मेंडलीव ने बहुत ज़्यादा वर्क किया था, ठीक है। ये जो सब ग्रुप ए और बी था ये भी काम मेंडलीव का था। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखें तो उसने इसको डिवाइड किया गया था, लेकिन बुक में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने इसको बुक के रिलेटेड कर दिया, ठीक है ना। मेंडलीव को मैंने ज़्यादा इसीलिए एक्सप्लेन नहीं किया, मेंडलीव ने बहुत ज़्यादा काम किया था।